नमस्कार। अभी तो को रूम थिएटर के फेसबुक पेज पर एक बार फिर हम अपने वायदे के मुताबिक आज शाम को अपने दूसरे सेशन के साथ आपके सामने आ गए हैं। आज हमारा स्त्री उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो ये पूरी कायनात रोज मनाती है, लेकिन हमने यानी इंसानों ने अपने अपने कैलेंडर पर इसके लिए एक दिन मुकर्रर किया है, 8 मार्च, और उसकी पूर्व संध्या पर आज अभितोको रूम थिएटर की ओर से हम एक बहुत ही शानदार दिन मना रहे हैं, जिसमें दिन भर हमने विचार मंथन किए हैं। उन महिलाओं से मुलाकात करने का हमारा इरादा जिन्होंने अपने सर के आंचल को अपना परचम बनाया और न सिर्फ अपने बल्कि अपने पीछे आने वाली महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन दिया, उनको एक रास्ता दिखाया, मंजिल की ओर इशारा किया। तो मैं इस प्रोग्राम को की परिकल्पना करने के लिए और इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इस प्रोग्राम की जो सूत्रधार हैं विभा दी, मैं उनको पहले अपने साथ जोड़ना चाह रही हूँ। दीदी नमस्ते। आपका माइक दीदी म्यूट है। नमस्ते प्रतिमा। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम जिस संकल्प को लेकर के हम आज चले थे स्त्री उत्सव, और उस स्त्री उत्सव के इस दूसरे सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा सत्र है, जिसमें हम और आप यहाँ कनेक्ट हुए हैं, और उस कनेक्शन के साथ आज हम यहाँ हैं। स्त्री उत्सव का यह दूसरा सत्र, इसके पहले सुबह हमने एक सत्र किया था और आप हमारे साथ थी, और हमारे 6 अलग अलग फील्ड की अलग अलग महिलाएं हमारे साथ थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी के पल और अपने जो विषय हमने रखा था कि स्त्री और पुरुष की समान के समान साझा परतें, उसके ऊपर उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। धरातल। आज उसी की कड़ी में, दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ 2 अजीम शख्सियत हैं, जो हिंदी उर्दू अदब की और हिंदी मैथिली लिटरेचर की 2 बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, और हम इस बात को लेकर के बहुत बहुत गौरवान्वित हैं, बल्कि मैं तो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि इन 2 शख्सियतों के सामने मैं कितना ठीक ठाक बोल पाऊंगी। अगर मैं कहीं भी कोई गलती होगी तो मैं अभी से ही इन एडवांस माफी मांग लेती हूँ। हमारी आज 2 अजीम शख्सियत यहाँ जो आई हैं, वे हैं नासिरा शर्मा जी और उषा किरण खान जी। ये दोनों ही अपने अपने लेखन के क्षेत्र में, और इनका लेखन बहुआयामी है, और लेखन के क्षेत्र में ये रही हैं, और एक बहुत ही अलग स्वरूप के साथ दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी हासिल की है। अब ये दोनों कौन है, क्या है, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक जो एक औपचारिक रूप से उनका स्वागत करने के पहले हम उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और इसके लिए मैं प्रतिमा आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप नासिरा आपा के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें, हमारे सभी सुनने वालों को जानकारी दें, और आप आज यहाँ हमसे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत। जी दीदी, बहुत ही सही बात आपने कही कि आज का ये दिन और खास तौर पे ये सेशन हमारे लिए बहुत बहुत यादगार होने वाला है, और हम दोनों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसमें डर भी लग रहा है और खुशी। मेरी तो खुशी एक अलग ही लेवल पे है कि जिनको पढ़ते हुए आप पढ़ने और लिखने की तमीज सीखते हो, उनसे आपको बात करने का मौका मिले, और इसमें प्यार और खुलूस के साथ तो बहुत ही अलग सा एहसास होता है। और जिस शख्सियत के बारे में मुझे अब कुछ बताना है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं बताऊंगी, क्या मेरी इतनी हस्ती है कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं। मैंने तो आज जाना है उनके बारे में, क्योंकि हम उनको लगातार पढ़ते रहे हैं, लेकिन पूरा उनका जो उन्होंने किया है उसको अगर कहीं कंपाइल आप पढ़ें तो आपको लगता है कि एक शख्स अपनी एक जिंदगी में इतना कुछ कैसे कर सकता है, वो भी इतने सलीके से, इतने तरीके से, इतने अनुशासन के साथ, इतने प्यार के साथ। और जब मैं ग्रेजुएशन दीदी कर रही थी तो एक नॉवेल हमेशा मेरे सिरहाने रहता था, और मैं उसको बार बार पढ़ती थी और बार बार रोती थी। उसकी वजह ये थी कि मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो सपने देखने की उम्र में मैं आईएएस बनने का सपना देखती थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन वो एक सपना था। तो वो एक नॉवेल थी, उसका नाम था शालमली।
उसकी नायिका जो प्रशासनिक सेवा में होती है और उसकी पूरी कहानी, और मैं बार-बार उस नॉवेल को पढ़ती थी और बहुत रोया करती थी, खुश भी होती थी, बहुत अलग एहसास होता था। तो आज उसकी रचयिता, की लेखिका, हम सब की अजीज नासिरा शर्मा जी के बारे में थोड़ा बताऊंगी उनका मैं, और मैं सोच रही थी क्या बताऊं क्या छोड़ूं। मैं बहुत ब्रीफ में उनके बारे में जो मेरे हाथ में है उनका बायोडाटा उसको पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और फारसी के साथ पश्तो भाषाओं पे अपनी गहरी पकड़ बनाई है। उन्होंने फारसी भाषा में एमए किया है और जो कुछ लिखा है उन्होंने वो कमाल का है। उपन्यास का मैं नाम कुछ लूंगी: सात नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड, पारिजात पारिजात, कागज की नाव, कहानी संग्रह है शामी कागज, पत्थर गली, संसार, सबीना के 40 चोर। आपने रिपोर्टाज लिखा है, अनुवाद किया है, लेख संग्रह है आपके, तमाम विशेष अध्ययन शामिल हैं आपके परिचय में। बाल साहित्य पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है, दिल्लू दीमक और भूतों का मैकडॉनल्ड, संसार अपने अपने, दर्द का रिश्ता और अन्य कहानियां, गुल्लू। और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बहुत योगदान है। आपने बहुत से महत्वपूर्ण साक्षात्कार लिए हैं और न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया भर के जो अजीम लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो कला, संगीत, साहित्य और राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े आला दर्जे के, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया है। और न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक और सामरिक जो गतिविधियां हैं या परिस्थितियां हैं उस पर भी उन्होंने लिखा है बहुत कुछ। इसके अलावा रेडियो और टीवी से भी आप जुड़ी रही हैं, रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, कंपेयरिंग की है, स्क्रिप्ट राइटिंग की है, टीवी ड्रामा लिखा है, स्टेज ड्रामा लिखा है, रेडियो ड्रामा लिखा है और खुद अभिनय भी किया है। और ये बहुत कमाल की बात है कि ऊपर वाले ने जितनी खूबसूरत उनकी कलम बनाई है उतनी ही खूबसूरत गहरी वो खुद हैं और उन्होंने खुद पर्दे पर काम भी किया है। और इसके अलावा आप मेंबर रही हैं बाल भवन की, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की, नेशनल बुक ट्रस्ट की, हिंदी निदेशालय की और विभिन्न सिलेक्शन पुरस्कार कमेटीज में, टेलीविजन प्रोग्राम रिव्यू कमेटी में आप मेंबर रही हैं। और सम्मान, कभी कभी मैं कहती हूँ कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनका सम्मान नहीं होता, बल्कि सम्मान उन्हें पाकर उन तक पहुंचकर स्वयं सम्मानित होता है। तो नासिरा शर्मा जी की शख्सियत ऐसी ही है। उनको पत्रकार श्री, अर्पण सम्मान, महादेवी वर्मा पुरस्कार, कृति सम्मान, वाग्मणि सम्मान, लेखिका संघ, इंदु शर्मा कथा सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, बाल साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा, राही मासूम रजा सम्मान, कथाक्रम सम्मान, व्यास सम्मान। बहुत एक अनंत की श्रृंखला है इसकी। और आपके ऊपर काम भी किया गया है, आपके ऊपर बहुत से काम किए गए हैं, आपकी पुस्तकों पर, आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर रिसर्च की गई है, किताबें लिखी गई हैं, पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले हैं, नासिरा शर्मा विशेषांक निकाले हैं उनके ऊपर। और उनकी जो खासियत है जो मैं पढ़ रही थी कि उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है और पसंद है ड्रामा करना, फिल्में देखना, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, फिल्में देखना और बागवानी करना, यानी कुदरत के बहुत करीब, बहुत ही प्यारी। मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ मेरे पास है वो पूरा मैं शब्द पढ़ूंगी तो वो बहुत लंबा होगा और उनकी शख्सियत फिर भी उससे बड़ी ही रहेगी, लेकिन मैं अपने तरफ से उनका ये परिचय ही दे सकती हूँ अभी, क्योंकि नासिरा शर्मा सिर्फ नाम ही काफी है। उनकी शख्सियत मेरे या किसी के भी तारुफ की मोहताज नहीं है और वो आज हमारे साथ होंगी, ये बहुत खुशी की बात है। और उन्हीं के कद की, उन्हीं की समकालीन, उनकी मित्र आदरणीय उषा किरण खान दीदी भी हमारे साथ हैं। उनका परिचय मैं कहूंगी कि आप दें अपनी ओर से। थैंक यू प्रतिमा। और अब मैं उषा दी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं, लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊं कि मैं बहुत छोटी थी जब धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह पढ़ते हुए क्या लिखना होता है ये सब मैं सीख रही थी और तब मैंने उनके बारे में उनको पढ़ा था और उसके बाद
1982 में जब मैं पटना गई और मैथिली का एक सम्मेलन था और वहां पर मुझे बुलाया गया था, और तब मुझे बताया गया कि आपके रहने की व्यवस्था जो है वो कहाँ हो रही है, तो उषा किरण खान के यहाँ हो रही है। और सुन के मैं मतलब क्या मेरी प्रक्रिया मिश्रित प्रतिक्रिया रही होगी। एक तो एमए की स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ मधुबनी जैसी छोटी जगह की स्टूडेंट, और वहां से, और जिस लेखक को मैं पढ़ रही हूँ लगातार, और उस लेखक को ना केवल मैं देखूंगी बल्कि उनके घर पे मुझे रहने का मौका मिलेगा, उनके साथ में इतना समय बिताऊंगी। ये जिसे कहते हैं ना कि आपने सोचा भी नहीं और उतना आपको मिल गया। तो और उस दिन से लेकर के आज तक उनसे हमारा मैथिली और हिंदी दोनों के माध्यम से वो कनेक्शन बना हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है और वो उनकी महानता कि हम जब भी कभी बात करते हैं तो हम दोनों इतने गहरे रूप से बात करते हैं कि फिर हमें इतनी बातों की जानकारी मिलती है, और मैं उससे अपने आप को समृद्ध करती रहती हूँ। तो उनके बारे में भी सारे लोग जानते हैं, और उनके बारे में अगर कुछ मैं कहूँ तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय मैं उनके बारे में देना चाहूंगी। शुद्ध मैथिलानी है, मिथिला की हैं, दरभंगा लहेरियासराय दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ। भाषाएं हिंदी और मैथिली दोनों में समान रूप से लेखन कर रही हैं। भाई 4 साल पहले का मैं इनका जेएनयू का मैं सुन रही थी एक भाषण, उसमें ये कह रही थी मैंने 5 उपन्यास हिंदी में लिखे हैं तो 5 उपन्यास मैंने मैथिली में भी लिखे हैं। मेरा लेखन बराबर हिंदी और मैथिली का चलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, वो उपन्यास हैं पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, रत्नारे नयन जो हिंदी में है। मैथिली में है अनुत्तरित प्रश्न, हसीना मंजिल, भामती, सृजनहार। कहानी संग्रह हिंदी में है गीली पांख, कासवन, दूबजान, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक। और मैथिली में है कांचही बांस। नाटक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत लिखा है और इनके नाटक बहुत ही मशहूर हैं। और जो इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं वो है कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, ये हिंदी में है। मैथिली में है फागुन, एकसरी ठाड़, मुस्कौल बला। जैसे नासिरा दी ने और नासिरा आपा ने बाल साहित्य रचा है, इन्होंने भी खूब बाल साहित्य रचा है। बाल नाटक इन्होंने लिखे हैं डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, सात भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत, ये हिंदी में है। मैथिली में है घंटी से बांधल चिड़िया चुग गई खेत, घंटी से बांधल राजू, बिरड़ो आइब गेल, ये मैथिली में है। और बाल उपन्यास इन्होंने लिखा है लड़ाकू जन्मेजय। और जैसा बिल्कुल तुमने प्रतिमा कहा कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें सम्मान सम्मानित नहीं करता है, सम्मान उन्हें पा करके खुद सम्मान सम्मानित होता है। तो ऐसी ही शख्सियत है उषा किरण खान जी, जिन्हें हिंदी सेवी सम्मान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद बिहार सरकार का मिल चुका है, महादेवी वर्मा सम्मान बिहार राजभाषा विभाग का मिल चुका है, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कुसुमांजलि पुरस्कार, विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान। तो ये दो इतनी महत्वपूर्ण विभूतियां आज हमारे सामने हैं, नासिरा शर्मा आपा और उषा किरण खान दी। और अब हम अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको यहाँ देखने और उनको प्रणाम करने और आप सबके सामने उन्हें लाने के लिए। तो प्रतिमा, आप अनम्यूट है, आप अनम्यूट करें। प्रतिमा अनम्यूट करें। हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी, मैं कह रही हूँ कि मुझे तो यूं लगा जैसे दो दर्पण आमने सामने रख दिए गए हैं और दो प्रति छवियां आमने सामने हैं और हम दोनों बस देख सुन सकते हैं उनको। और उनको यहाँ मंच पे लाने के पहले मैं इतना जरूर कहूंगी कि कागर में सागर भरना या सूरज को दीपक दिखाना, इन मुहावरों की का असली मतलब मुझे भी आज ही समझ में आ रहा है जब वो दोनों सामने और हम उनका परिचय दे रहे हैं। और बहुत बड़ी शख्सियत है वो दोनों, मैं नमन करूंगी। और एक सवाल जो हम लोग आज बहुत बातें कर भी रहे थे कि क्या दो स्त्रियां मित्र होती हैं, और होती है तो इतनी प्यारी मित्र होती हैं, इतनी आत्मीय होती हैं। ये बहुत सारी ये जादू का पिटारा खुलने ही वाला है हमारे सामने। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ मैं लाऊंगी और एक शेर बोलूंगी आप दोनों के लिए कि ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ये दो बड़ी शख्सियतें हमारे बीच में पहले ला रही हूँ। आदरणीय
नासिरा शर्मा जी को। प्रणाम आपा। और आपके प्रणाम साथ आदरणीय उषा किरण खान जी। नमस्ते। प्रणाम जी। तो भाभी अब आप कुछ कहिए। अब हमारे सामने आदरणीय नासिरा शर्मा आपा हैं और आदरणीय उषा किरण खान भी हैं, और दोनों, हम आज इन दोनों को यहाँ एक सामने लाने की हमारी जो एक थोड़ी सी हमने जो इसमें एक शैतानी का पुट डाला, वो ये डाला कि ये दोनों गुइयां हैं, ये दोनों सखियां हैं, ये दोनों बहनपा हैं, जैसे मैथिली में कहते हैं। और ये दो बहनों की और दो सखियों की, दो सहेलियों की बड़ी गुपचुप बातें होती हैं। मुझे पता है कि जब दो सहेलियां मिलती हैं तो बहुत गुपचुप गुपचुप आपस में बातें करती हैं, और ये बातें साहित्य में नहीं आती हैं। हम किताबें तो पढ़ लेंगे, हम उनकी सारी रचनाएं हम जहां हर जगह उपलब्ध है वहां से हम लेकर के पढ़ लेंगे, लेकिन इन दोनों के जो प्रेम है, इन दोनों का आपसी जो ताना बाना है, और वो आपसी ताने बाने का जो शरबत है, उस शरबत की घूंट भरने को हम सब बेताब हैं। तो मैं तो सबसे पहले नासरा अपा से और उषा दी से, दोनों से ये पूछूंगी कि हमने जो आज का टाइटल दिया है कि ये नेह बंध, दो अग्रज लेखिकाओं का नेह बंध है, ये नेह बंध की शुरुआत कहाँ से हुई आपा? सबसे पहले तो मैं यूपी प्रांत की तरफ से बिहार प्रांत को नमस्ते कहती हूँ, और सभी सुनने वालों को और वैश्विक स्तर पे अब मेरा सलाम। शुरुआत बड़ी दिलचस्प है, पता नहीं उषा करना चाहेंगी या मैं करूं? हाँ उषा तुम ही कर लो, तुम छोटी हो उम्र में, ऐसा मुझसे था छोटी, कि छोटे समय देना। हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थे, शंकर दयाल सिंह, और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक पुनश के एक स्पेशल इशू से। तो उन्होंने एक दिन मतलब घर आए थे और ढेर सारी उषा की किताबें दी थी, जो मेरी एक शेल्फ में सजी रहती थी। उसके बाद ये हुआ कि बिटिया की विदाई में हम लोगों को जाना था, और मैंने शंकर दयाल जी से कहा था कि मैं बिहार पे एक नॉवेल लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए रास्ते में हम लोग बात करते रहेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हुई, कैसे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, क्या होगा और कैसे शुरुआत होगी। तो सारे रास्ते वो जीपी की जिंदगी और बिहार आंदोलन, बहुत सारी बातों के साथ हम लोग बेगूसराय पहुंचे, और वहां की वापसी पे जब पटना आए तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए आप क्या देखना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो वो किनारे ले गए यूनिवर्सिटी का, और बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने दिखाया मुझे गंगा का, कि मतलब देख के एकदम भौचक रह गई, मैं किनारे खड़ी हूँ या गंगा के। फिर उन्होंने कहा किससे मिलिएगा आप? तो मेरे मुंह से निकला उषा से। तो कहा बस चलिए चलते हैं। खैर ले गए, तो वहां पे इनके मियाँ से पहली बार मुलाकात हुई। उषा तक मैं पहुंची नहीं थी, चौखटी पे पता नहीं रामचंद्र भाई ने क्या बात कर दी कि मैंने उसका जवाब दिया और हम लोग में बहस शुरू हो गई। अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, और शंकर दयाल एकदम दम्बखुद कि ये हुआ क्या इन दोनों में, और काफी अच्छी बौद्धिक बहस हुई। तो उनका चलिए चलिए अंदर चलते हैं, उषा जी इंतजार कर रही होंगी। तो इस तरह से मियाँ से पहले इनकी मुलाकात हुई, और फिर उषा से मुलाकात हुई, और फिर तो सिलसिला बनता ही चला गया उषा के साथ। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि दोस्ती तो मेरी कृष्णा दी से भी और कुसुम से भी थी, और दो तरफा थी बहुत ज्यादा, लेकिन उषा के और मेरी दोस्ती की भनक कैसे तुम लोगों तक पहुंची, ये ताज्जुब की बात है। क्योंकि हम लोग काफी इसका कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया कि हम लोग इस तरह से हैं, लेकिन हाँ एक सिलसिला बिना एक दूसरे को हर्ट किए हुए, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा हम लोगों ने एक दूसरे के शायद साहित्य को इतना डिस्कस नहीं किया जितना अपने आसपास के परिवेश को और जिंदगी को किया, और एहसासात को किया। तो ये खास बात मेरे और उषा के बीच में रही। और दूसरी जो अहम बात रही कि हमारी दूसरी जनरेशन जो थी वो भी आपस में मिली।
और इस तरह से हम लोग पूरे जिसे कहते हैं कुल मिला के पारिवारिक भी हैं, साहित्यिक भी हैं और गुइयापा भी है, बहुत तरह की चीजें हैं। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो। दीदी नासिरा आपा ने कहा हम कि लोग हम अरे दोनों को बोल पता रहे हैं कैसे इतना चला। तो ऐसा है कि हम लोग बच्चे हैं ना, बच्चे लोग तो यूं ऐसे छेद से और ऐसा सुराख से ऐसे यूं 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 करके देखते रहते हैं, और कहीं से कुछ भनक आ जाती है तो लगता है कि वो ये जो बेली और चमेली की खुशबू है, ये बेली और चमेली की खुशबू केवल आप दोनों तक ही क्यों महदूद रहे, हम तक क्यों ना पहुंचे। तो इसलिए हमने कहा कि ये हमें जो 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 नायाब हीरे मिले हैं ये दो, इन दोनों के बारे में जानना और जनवाना, आज इसे हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि आप दोनों इतने प्यारे दोस्त हैं, इतनी प्यारी गुइयां हैं और रहेंगी, और हम सब इस दो बरगद की छाया में अपने आप को और समृद्ध करते रहेंगे। तो मैं उषा दी से जानना चाहूंगी कि उषा दी, क्या ऐसी बात हो गई थी कि नासिरा आपा की अपने जीजा जी से पहले ही बेल मिर्च में भिड़ंत हो गई। अच्छा, वो आप बात कहाँ थी उस समय? वहीं थे, हम अंदर थे, और ये मुंह पर मतलब दरवाजे में घुसने के टाइम असल उनको कहीं जाना था, और उनको ये सब अच्छा लगता है, तुमको तो पता ही है विभा कि विचारधारा पर, किसी आलेख पर, किसी खास मौके पर वो बहस करना पसंद करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब है, लेकिन इन दोनों में बहुत प्रेम है। प्रेम का एक और कारण है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताना चाहती हूँ कि जान पहचान, दोस्ती, लेखन, पाठन, एक दूसरे की पसंदगी, ये सब आम बात है, लेकिन खास बात ये है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो दोनों एक जगह जाके मिल जाते हैं। तो मैं तुमको मिलने के लिए तो नासिरा शर्मा का उनकी कहानी मैंने पहले पढ़ी, धर्मयुग में पढ़ी, तो धर्मयुग की कहानी से ही मुझे अट्रैक्ट आकर्षित करने लगी, क्योंकि उनकी एक कहानी और उसके बाद वो संग्रह भी शायद उस नाम से आया होगा, पत्थर गली, वो मुझे बहुत पसंद थी। और उसके बाद शालमली उपन्यास आया जिसकी चर्चा प्रतिमा ने की, तो वो सब एक अलग। उसके बाद अब इनकी बातें तो हम पढ़ रहे थे कि इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए जो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक लड़की, और एक इतनी खूबसूरत और कोमल लड़की, इतनी कोमल लड़की और खूबसूरत लड़की देशों में विदेशों में बंकर में जाकर के, और ऐसा भयानक आदमी जिसके नाम से बच्चा रोना भूल जाए, ऐसे व्यक्ति के सामने में बैठ बैठ के इसे इंटरव्यू लिया। तो ये तो किसी भी स्त्री के लिए, खास करके मेरे लिए, जो हमको किसी से, मैं ऐसे आंख खोल के देख रही थी कि भाई ये कैसे ये सब कर ले रही है। और बिल्कुल नौजवान लड़की, छोटे बच्चे, उनके यहाँ पति, और वो सब इतनी जांबाज कि वहां पहुंच जा रही थी। तो मैं इससे आकर्षित, अपने घर में बैठे बैठे, साहित्य अपनी जगह है लेकिन व्यक्तित्व तो एक अजीब तरह का था। उसके बाद जब मैं इससे ज्यादा निकट आई, तब एक पॉइंट है जिसने हम दोनों को बिल्कुल एक जगह जाके खड़ा किया है। वो पॉइंट ये है कि अगर बहुत सारी कमेटी में ये रही है, बहुत सारी कमेटी में मैं भी, तो मैं बिहार में हूँ, तो मैं अपने प्रांत की कमेटी में रहूंगी, ये दिल्ली में रही है तो ये राष्ट्रीय कमेटी में रहेंगी, ये विशेष बात है। लेकिन कहीं भी किसी कमेटी में अगर ये रहती है तो ये सचमुच में काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेकोरेशन पीस होती है। मेरे साथ भी ये बात है कि मैं कमेटी में रह के एग्जर्ट करती हूँ, मैं काम करती हूँ, डेकोरेशन पीस नहीं रहती, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है। और हम चाहे, ये दोनों का ये स्वभाव है कि हम लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये बाल भवन वाली कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी। इसने लिस्ट देखा कि बिहार में बाल भवन नहीं है, और इसने मुझको फोन करके पूछा कि क्या बिहार में बाल भवन नहीं है। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद
बिहार में बाल भवन नहीं है। मैंने कहा, पूछा लोगों से, कहा नहीं नहीं, ये किसी कार्यक्रम में यहाँ आई थी, साहित्य अकादमी का एक प्रोग्राम था, उस समय ये आई थी यहाँ। और देखो, उस समय व्यक्तिगत रूप से ही काफी डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब इस तरह से थी कि लोग अटैक कर रहे थे बिला वजह इसके ऊपर, और इसकी तस्वीरें छाप करके इसके विषय में अंट लिख रहे थे। पता है कारण मैं नहीं जानती, क्योंकि कारण जान के क्या होगा, क्षुद्र मनस्थिति है अगर लोगों की, तो वो जान के कुछ नहीं हो सकता है। और जान के, और सब दूसरे लोग ज्यादा जानते हैं मेरे और इसके अलावे। तो उस समय ऐसे डिस्टर्ब में भी इसने बिहार प्रांत में बाल भवन शुरू हो, इसके लिए इसने कोशिश की, मुझे संपर्क किया। मैंने पूछा कि कौन कर सकता है, शिक्षा विभाग करेगा। मैंने शिक्षा विभाग से संपर्क किया और हम दोनों ने मिलके बिहार बाल भवन खुलवा दिया। किलकारी नामक संस्था शुरू हो गई और पूरे बिहार में वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी संस्था हुई, सांस्कृतिक। और नासिरा ये काम करके बैकग्राउंड में चली गई। इसको किसी ने फिर, इसको कुछ नहीं, ठीक है, पूछ लेती है कि कैसा क्या चल रहा है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे मिसाल हैं जहां पर ये रहती है, वहां काम किया और बैकग्राउंड में चली गई। तो ऐसी स्थिति में हमारा और उसका मन मिला। और सहेलियापा ऐसे ही होता है। तुमको पता है कि इमली तोड़ने या अमिया तोड़ने में जिसका मन लगेगा वही दोनों सहेलियापा उसी का होगा। और चाहे कोई भी कहीं पर कोई खूंटा गाड़ने में, तो ये खूंटा गाड़ने में और गाड़ के पीछे हट जाने में इसकी ये माहिर है। और यही इसकी अदा मुझे बहुत पसंद है कि ये कहीं के लिए भी कोई काम करके किनारे हट जाए। साहित्यकार बहुत सारी हैं, नासिरा बहुत बड़ी साहित्यकार है, उसके टक्कर की मुझे दूसरी कोई इसीलिए नहीं लगती है कि इसने जो कुछ लिखा है अत्यंत गंभीरता से लिखा है और जितना कुछ जानती है उसका अपने जीवन में सदुपयोग किया है। और भी बातें हम लोग आगे बताएंगे तुम लोगों को, लेकिन उससे बड़ी ये मनुष्य है, जो मनुष्य बहुत बिरला होता है। और लेखक तो जरा कम ही मनुष्य हमको दिखता है। एक दिलचस्प बात शेयर करना चाहेंगे उषा, अगर तुमने अपनी बात खत्म कर ली हो तो बताऊं मैं। हाँ, ये तो मैंने खत्म, ये पार्ट अच्छा, ये जो किलकारी की पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हम और तुम शामिल थे, उसके बाद हम लोग कमरे में एक ही ये आ गई थी और हम लोग गप मार रहे थे। तो जो बाल भवन की डायरेक्टर थी अमित ज्योति, वो कमरे में आई और थोड़ी देर ठिठक के वो हम लोगों को देखने लगी। उसी वक्त चाय हमारे लिए आई और चाय का झूठा बर्तन वापस चला गया। उस वक्त तो ये अमिता जी हम लोगों को बड़े गौर से देखती रही। फिर बाद में आके उन्होंने कहा, अजीब दोस्तें हैं, इतनी ज्यादा बातों में डूबी थी कि इनको ये ख्याल नहीं था कि होटल के कमरे में चाय का इंतजाम है। ये लगातार फोन पे ऑर्डर दे रही थी। तो ये सब जो दिलचस्प बातें थी एक दूसरे में डूब जाने की, और ये बहुत अच्छी किस्सा गो है, ये तारीख में ले जाती हैं, तारीख के बाद ये आम लोगों तक ले जाती हैं। तो उस तरह की जो दिलचस्पी है मेरी, वो भी इनसे बहुत पूरी होती रही। और खास बात ये थी कि मैंने एक मर्तबा कहा था उषा से, उषा काश तुम पहले मिलती तो मैं तुम्हें कहानी न लिखने देती, मैं तुम्हें तारीख लिखने देती। क्योंकि देखो जो हिस्ट्री है ना, उससे जो लोग को दो चार होते हैं और कलम उठाते हैं वो अपने अंदाज से लिखते हैं। उषा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी बड़ी हेल्दी सोच है और तारीख को यानी इतिहास को इतिहास की तरह लेती है। हेरत चक्रवर्ती ने चतुर्वेदी जी ने बहुत काम किया है औरतों पे। और मेरी दिलचस्पी जो थी मुगलों की तरफ सबसे पहले आई जब रेखा मिश्रा की मैंने किताब पढ़ी, मुगल औरतें। फिर मुझे लगा कि मैं अपने दिल की बात इससे कहूं, और मैंने इनसे वादा भी लिया है और ये वादा पूरा करेंगे। उषा, वादा पूरा करना। पिछले 10 साल से मुझको कह चुकी है कि मैं अमीर खुसरो पे एक चीज देने वाली हूँ।
और ये इधर उधर में अपना टाइम गंवा रही हैं। और वो इस साल तुमको देना है कि तुमने मुझे वादा किया है, क्योंकि मेरी भी थीसिस एक मरता रह गई अमीर खुसरू पे, तो रह गई। क्योंकि देखो जो हमारा गुजरा हुआ है उसको अगर हम सही अंदाज से पेश नहीं कर पाएंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी की जो नजरें हैं वो बहुत रोशन नहीं होती हैं। अब मैंने तो इसको याद किया जब मैं अफगानिस्तान के ऊपर काम कर रही थी और गई थी, तो वहां पे भी जब मैंने ग्रैंड ट्रंक रोड देखी तो वहां पे फिर उषा याद आ गई कि वो उसके किरदार के ऊपर जिसने बनाई थी उसके ऊपर एक नॉवेल लिखने वाली हैं। और उषा की खास बात जो है उसके यहाँ जो भाषा है, और ये बात मैं कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि ये भाषा में मैथिली शब्द कल्चर को, हिंदी को, एहसास को, सबको बुन के साथ चलती है। ऐसी भाषा बहुत कम लोगों के पास बिहार में है, जितना मैंने पढ़ा है। क्योंकि लोग या तो उर्दू के तर्ज में उर्दू में लिखते हैं या हिंदी के तर्ज में हिंदी में लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं नमक तो आ ही जाता है जमीन का। लेकिन इनकी अपना मुहावरा और अपनी भाषा बड़ी खूबसूरत निकल के आती है। और तुमको याद होगा उषा, हम लोग ने तुम्हारा एक ड्रामा भी दिल्ली में साथ साथ देखा था। याद करो कौन सा ड्रामा था? उगना 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 रे मोर कथा गेला, उगना रे मोर कथा गेला, कहाँ गए मोरे उगना, ये ना, कहाँ गए मोरे उगना, संजय उपाध्याय जी का होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें बहुत सारे कवि आ रहे थे, सब आ रहे थे, तो वो जो है वो चीज बड़ी खूबसूरत निकली थी। और सारे ही ऑडियंस बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डूबे हुए थे। और मेरी दिलचस्पी फिर उषा में इसीलिए हुई क्योंकि मेरी बहन भी हिस्ट्री में है, और जब वो किस्से सुनाती हैं तो मुझे लगता है वो तो नहीं, लेकिन उषा से मेरी बहुत तमन्ना है कि उषा बहुत सारे हसीन किरदार के ऊपर काम कर सकती हैं जो बहुत छुपे हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इंस्पायर करेंगे आगे के लिए। तो मुझे लगता है नासिरा कि तुमने ये बात कह ली तो मैं बताऊंगी तुम्हें, कह लो तब। क्या कह रही थी बोलो? मैं यही बात कह रही थी। और एक चीज और भी है कि उषा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उषा की राइटिंग ने मेरे एक पुराने ख्वाब का दम तोड़ दिया था। मुझे तो ये उठाना था बिहार के ऊपर एक नॉवेल, और ये मैं तुमको बता रही हूँ बहुत पहले की बात, बहुत, और शायद तब वो सियासी नॉवेल होता जैसे सात नदियां एक समुंदर था। लेकिन ना फील्ड वर्क हुआ ना कुछ हुआ, कुछ चीजें आती जाती रही। तो जब मैंने उषा को पढ़ा और लगा कि मैं अब बिहार पे अपना नॉवेल नहीं लिख पाऊंगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, उषा तो लिख रही है ना बिहार पे। तो और भी कुछ मेरे पसंदीदा लेखक थे, मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं इस तरह सोचूं कि वो लिख रहे हैं यानी मैं लिख रही हूँ। तो उस गम का चैप्टर मैंने बंद कर दिया। तो उषा ये शरारत तुमने मेरे साथ की। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि मुझे दुबई जाना पड़ा और वहां पे एकदम से वहां के मजदूरों को देखा तो वो चीज फूट पड़ी, मजदूरों पे कलम उठा। और जब कलम उठा तो लगा कि नहीं, इनकी औरतों के बारे में बात करनी चाहिए। तो हम पहुंच गए सीवान। और शायद तुम लोगों को पता नहीं चला होगा अभी तक कि ये जो दो प्रांत हैं ये तारीखी लिहाज से अपनी हरकतों में मतलब है बदनामी में, बदमाशी में, छपने में बहुत तरह से कह रहे हैं और बहुत करीब हैं। तो उसके बाद मैं जब सीवान गई, और मतलब सीवान बिहारियों से तो मेरी मुलाकात बहुत शदीद तरीके से जेएनयू में होती थी, दोस्तियां थी। लेकिन मेरा एक रिश्ता और भी है, वो है समधियाने का, क्योंकि मेरी लड़की ब्याही है उसमें
गोपालगंज नवादा गाँव में। तो ये गहरा जो अंदाज था, ये और गहरी दोस्ती हमारी हो गई। और उषा का एक जुमला याद है कि उसने कहा था कि देखो बिहारी लगते एकदम अलग से लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो ये महसूस करना कि हमेशा ईमानदार रहते हैं वो। तो इस तरह की जो दुनियावी बातें थी और उसके ऊपर हम लोग के रिमार्क्स थे और दुनिया भर की चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है, जब हम कहेंगे हेलो, तो ये कभी नहीं कहेंगी हेलो, ये कहेंगी हाँ। तो मुझे लगता है जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो अब इस पे उषा कुछ बोलेंगी, ये क्या है? पहली बात तो ये है कि इसने बिहार पर नोवेल लिखा। अब दुबई वाला वो जीरो रोड तो लिखा तो उसी तरह का है, लेकिन उसके बाद जब ये पूरब की ओर बढ़ी और समधियाने की ओर आई, तब इसने जो बिहार पर नोवेल लिखा वो सचमुच में हमारे मिजाज का नोवेल था, जो लिखना मुझको चाहिए था। और लिख रही हैं नासिरा, चलो संतोष हमने किया। कागज की नाव जो उपन्यास है वो बिल्कुल हम लोगों के मिजाज का है। और नासिरा जो इतनी परम विदुषी, वो गांव में धंस के गांव के बहुत छोटे छोटे किरदारों को लेकर के उसने वो नॉवेल लिखा है। उपन्यास जो है कागज की नाव, वो क्या है कि लोगों के पास धन बहुत, सिवान में, बिहार में, क्या जो मुझे लगता है कि भारत में सबसे अधिक वो एक जिला है सिवान जिला, जिसमें सबसे अधिक पेट्रो डॉलर आता है, जमा होता है। साल भर में इतने लोग वहां पर, वहां के लोग मजदूर से लेके इंजीनियर तक वहां नौकरी करते हैं और खूब पेट्रो डॉलर आता है। तो उससे तो खूब खुशहाली आ गई है। सिवान तो हर साल मैं जाती हूँ तो मैं जानती हूँ, क्योंकि वहां पर परिवर्तन है एक स्थान वहां। तो लेकिन उस जगह खूब घर, पक्के घर बन गए हैं, बड़ा खूबसूरत सब कुछ है, लेकिन अंदर में जो इनसिक्योरिटी है उसको इसने पकड़ लिया है। इसका समधियाना, और इसके समधियाने के लोग बहुत ही भले और बड़े पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, अत्यंत पुराने लोग हैं। जो कहते हैं ना, जो पुराने जो लोग होते हैं उनमें एक गंभीरता, एक डेप्थ होता है, तो वो है उनमें। वो सब, उनको कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन इसने उसको पकड़ लिया। उसका बहुत सारा कारण, ठीक बोली कि बिहारियों से बहुत दोस्ती थी। ये जेएनयू में थी, मैं गई भी थी उस शिविर में। तो जेएनयू में जो रहेंगी, और थी तो पूर्वी, आखिर इलाहाबाद की हैं, तो इलाहाबाद को तो हम लोग अपना ही समझते हैं, इलाहाबाद से इधर सारा पूरब है। तो इनके पास सारे बिहारी लड़के लड़कियां अपनी समस्याएं लेके आते थे, अपने दुख सुख लेके आते थे। तो इनको बिहारियों की बहुत ज्यादा पहचान थी, उनकी समस्याओं के विषय में भी जानती थी। और ये जो नया तमाशा हुआ है तो हमारे और नासिरा की आंखों के सामने हुआ। हम लोगों ने देखा था वो सारा विपन्न अरब देश को और संपन्न होते हुए हमने देखा। और उससे जो हमारे भारतीय या बिहारी संपन्न, उस पर इससे बड़ी खूबसूरत वो उपन्यास, बहुत अच्छा, जिस पर व्यास सम्मान इसका घोषित है, अब मिलने जा रहा है। तो उसमें उसने लिखा कि जो औरतें हैं इनसिक्योर्ड हो गई हैं। वो इतनी इनसिक्योर हैं कि भूत प्रेत का गंडा बढ़ाती चलेंगी, डायन के पास जाएंगी और नजूमी के पास जाएंगी, बहुत इनसिक्योर हो गई हैं। तो वो, और इसमें भीतर घुस के इसने बहुत अच्छी कहानी, और सबसे मजे की बात है, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो उसको जरूर पढ़ो। उसमें भोजपुरी में इसने काफी डायलॉग्स लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो उपन्यास जो है ना, वो सचमुच हम लिख सकते थे, लेकिन इसको मोहतरमा ने लिख दिया और व्यास सम्मान भी ले उड़ी, अब क्या कहा जाए। तो ये तो बहुत ही शानदार उपन्यास रहा। उसके बाद भी ये बैठी नहीं। और हम एक बात कहना चाहते हैं, अब अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि तुमने कहा ना, और हेरम चतुर्वेदी की चर्चा की, तुम्हें तो हमारे पठान सरदार की कहानी भी अच्छी लगी। अगन हिंडोला, शेरशाह सूरी की जीवनी जो है वो तुम्हें पसंद है। और हमारे हेरम चतुर्वेदी जी इतना न मुगल प्रेमी है कि उनको पसंद ही नहीं है वो। अरे भाई, क्या नायक आपने बना लिया,
दीदी आपने ये नायक किसको बना लिया? नहीं, वो बहुत जरूरी है, देखो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो नाम भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इसका, और अक्सर हम लोग बात भी करते रहते हैं, क्योंकि चतुर्वेदी साहब से बात भी हुई। अभी हमने उनसे एक राइटअप लिखवाया था गुजरात इशू के लिए, फिर उन्होंने पूरा नॉवेल लिख दिया है, वो उस पे जहां आरा पे उनका आ रहा है। हाँ, जहां आरा पे आ रहा है, तो कहना है आपने लिखवाया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ने बड़ा घालमेल किया है हिस्ट्री को लेके, और हिस्ट्री से ही हमने हमारी जमीन पे दुश्मनी उभरी है, और बहुत कुछ हुआ है उषा, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत अजीज और इम्पोर्टेंट रही हो। याद है तुम्हें, मैं जब सीरियल आया था अकबर, तो मैं कितनी मरतबा फोन करती थी कि उषा अकबर का ये कैरेक्टर ठीक है क्या, वो ऐसा ही था क्या? तो तुमने कहा नहीं, वो बचपन में इसी तरह का था। तो एक तरह का सुकून हो गया कि अच्छा ठीक है, मीडिया गलत नहीं दिखा रहा है। तो ये जो कदम कदम पे हिस्ट्री वाले आगे बढ़ के चीजों को साफ करते हैं, ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, नेक काम है। बहुत लोगों को जहर में डूबने नहीं देते हैं। एक और बात तो मैं बताऊं। अच्छा, एक बात बताओ, आप थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करते हैं। ये बताओ, जो मैंने साड़ी पहन रखी है, वो याद है, कुछ याद आ रहा है? वही तो हम देख रहे हैं। खास तौर से मैंने ये साड़ी आज इसीलिए पहनी है। ये साड़ी तुम्हें बहुत पसंद थी। मैं आई थी साहित्य अकेडमी की तरफ से कहानी पढ़ने, उसी जमाने में जब 2007 में ज्ञान। हाँ, मैंने झटक ली है, बहुत सारी साड़ियां इसकी झटकी है मैंने। हाँ, तो तुमने कहा था कि ये साड़ी तो मैं लूंगी, तो मैं 2 साड़ियां थी मेरी जो पसंद आई थी तुम्हें। तो बना वो कश्मीर वाली, तो मैंने कहा ये ले लो, और मैंने कहा था ये मेरी अम्मा की खुशबू इसमें, क्योंकि मेरी माँ की है ये साड़ी। तो आज मेरा बहुत दिल था कि मैं ये साड़ी पहन के आऊं, और इत्तेफाक से ड्राई क्लीनिंग में किसी ने इस पे तेजाब गिरा दिया, तो ना वो साड़ी तुम्हारी रही ना मेरी रही, क्योंकि इसमें छेद हो गया। लेकिन फिर भी मैंने इसको आगे से डाल के ली, क्योंकि मेरी और तुम्हारी तस्वीर तो नहीं खींच सकी परसों नरसों, बहुत ही मेरा मूड ऑफ हुआ। लेकिन विभा को मैं थैंक्स दूंगी कि इन्होंने हमारी दोस्ती को तो खुलेआम कर ही दिया है, लेकिन हम लोगों को साथ भी ला दिया है। और देखो, एक जो हम लोगों का वो है, मैं पूरी उसमें देखती हूँ नक्शे में हिंदुस्तान के, तो जितने भी प्रांत है वहाँ का खान पान जबान एक है, सिर्फ किसको छोड़ के, उत्तर प्रदेश को, जहाँ 2 संस्कृतियां 2 आबा की है। और हम लोग एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट भी हैं, और बहुत ही प्यार से एक दूसरे से मिलते भी हैं। हम लोगों का मिजाज एक है। तो अक्सर बहुत हल्की बातें मैं उस तरह से मूड में कर रही हूँ कि जब यहाँ लड़ाई होती है, हमारे एक पड़ोसी थे, तो कहते थे ये जो यूपी वाले हैं ना, ये बहुत लड़ाके होते हैं, वो आदमी यूपी का है। और इसी तरह कुछ बातें बिहार के लिए यूपी वाले कहते हैं। तो ये जो एक दिलचस्प नमक होता है ना जिंदगी का, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अब तो मैं, जिसे कहते हैं, अपने प्रांत से ज्यादा मैं बिहार प्रांत को जानने लगी हूँ, क्योंकि आवाजाही जो है, मिलना मिलाना है, खाने का टेस्ट है, वो बदलता है। अब जो भुंजा है वो खाए बिना मेरा मतलब मसला ही नहीं है, वो भुंजा तो मेरे लिए खास तौर से आएगा ही। तो ये सारी बातें जो होती है ना, वो हमारे अंदर का पता नहीं कौन सी कमी है जो हम एक दूसरे की पूरी करते हैं। और उषा का जो चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। और इसकी जब मैंने नवासी को देखा था घूंघरियाले बालों के साथ, तो मैंने कहा उषा ये तो तुम हो यार, बचपन तुम्हारा है। बोले हाँ, कहते सब लोग हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुझे अपने जीजा जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काबिल आदमी है। और हम लोगों की एक मतलब लिस्ट निकली थी, वाणी प्रकाशन ने मुसलमान बागी औरतों की लिस्ट थी, तो उसमें मोहतरमा भी शामिल हो गई, उषा किरण खान। तो मैंने वाणी को फोन किया, भाई खान तो वो उनकी उपाधि है और वो मुसलमान नहीं है,
तो ये भी एक है। लेकिन खान साहब से मेरी बहुत अच्छी मुद्दों पे बात हुई, और जिस वक्त मैं बहुत परेशान थी 2007 में कि जीरो रोड मैं ज्ञानपीठ में दूं या ना दूं, मेरे ख्याल से इतनी लंबी लंबी बातें मेरी और रामचंद्र जी के बीच में हुई। उसके बीच में 10 प्यालियां चाय पी ली। कभी मेरा दिल चाहता था मैं दूं, कभी चाहता था मुझे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी 25 साल की दोस्ती जो थी वो मेरी कालिया से खत्म हुई थी, बिला वजह बेबात की बात जो बाहर से आई थी। तो ये जो दोस्तियां होती हैं, जो संबंध होते हैं, इसकी चिटखन कितने लोगों को महसूस होती है, कितने लोगों को नहीं होती है। और मुझे लगता है उषा, अगर तुम आके ना बताती हिंदी सम्मेलन से कि गोयनका जी ने जो टिप्पणी लिखी थी, दरअसल मैं टूटी वहीं से थी जो उन्होंने टिप्पणी मेरे ऊपर लिख दी थी। नहीं तो कालिया की बात को मैं टाल जाती, क्योंकि हम लोग के बहुत पुराने ताल्लुकात थे। फिर उषा ने आके उसका जिक्र किया, फिर मैंने उसको पढ़ा। तो मानी बात है कि उस दौर में मैं तुमको बताऊं विभा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, इस तरह से चीजें बिखर रही हैं। और मेरा घर बहुत जंगल के करीब है, और 2-3 धमकी के फोन भी उस जमाने में आए, बहुत कुछ हुआ। उस वक्त कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था उषा के अलावा। दोस्तियां बहुत थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि दरअसल ये जो इकट्ठा चीज आ गई है उसमें तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, जिसमें तुम शामिल नहीं हो। तो ये भी एक चीज, जुड़ाव जो एक राइटर अपने सरोकारों के अलावा जो मंच पे बोलता है, वो जिंदगी में कैसे बोलता है और जिंदगी में कैसे दूसरों के दुख पे फाया रखता है, ये बहुत बड़ी बात है उषा में, और यह हमारे बीच में है, जो भी कह लो। और उसी में ये है कि बंदर हमारे यहाँ अगर टंकी में अटैक करते हैं तो उस पर ये बहुत दिलचस्प टिप्पणी लिख देते हैं, नहाते धोते हैं, पूरा पानी बर्बाद करते हैं, फिर लॉन में आराम से झूला झूलते हैं। उसमें इतनी अच्छी टिप्पणी इनकी थी कि शायद गुंजन जी ने लिखा था, भाई क्या हुआ नासा जी, क्या हुआ, परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरह की बहुत दिलचस्प और बड़ी पुरसुकून जिसे कहते हैं हम लोगों की वार्ता रहती है। और कभी भी हम लोग एक दूसरे को फोन कर लेते हैं और एक दूसरे को पढ़ते हैं, राय देते हैं। क्या लेकिन बात है, सवाल बहुत ये है सुंदर। उषा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ यार, तुम बच्चों के लिए क्यों लिखती हो? बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रही थी। ये आपने बिल्कुल मेरे मन की बात पूछी है आपा, कि मैं यही जानना चाहिए कि आपने भी बच्चों के ऊपर लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, दीदी ने भी बच्चों के लिए लिखा है। और आम तौर पर हिंदी और मैथिली में ये चलता है कि अगर बच्चों के लिए लिखा तो मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन अब तो मैथिली में भी बोलते हैं तो दिया पुता ले लिखे चते। हिंदी में भी होता है, वो तो बाल साहित्य लिखती हैं या लिखते हैं। लेकिन यहाँ ये इतना जो बच्चे हमारी पौध हैं, हमारा भविष्य है, सब कुछ है, वर्तमान है, भविष्य है, और हम उनके ही लिए क्रिएशन के लिए हम बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। और अगर हम सीरियस होने लगते हैं तो लोग हमें नॉन सीरियस करने लगते हैं और इतना हमला करते हैं कि लगता है कि नहीं, हम जैसे कुछ अपराध कर रहे हैं, कुछ गुनाह कर रहे हैं। ऐसे में मैं बिल्कुल ये जानना ही चाहूंगी, और मेरे मन में था कि उषा दी से भी पूछूं और आपसे भी पूछूं। पहले मैं उषा दी से ही पूछूंगी आपके ही हवाले से कि आपने बच्चों के लिए क्यों क्योंकि लिखा। मैंने पहले पूछा है तो उषा जवाब देंगी कि आखिर इतना बिल्कुल। दूर दूर इसके एक्सपीरियंस हैं, सियासत के हैं। और एक खूबी मैं दोनों के मियाँ बीवी की तारीफ करूंगी, जो कई जगह कभी उषा ने रोब नहीं जमाया मैं किसकी बीवी हूँ और किसकी रिश्तेदार हूँ। उषा बहुत। हमेशा अपने फ्रेम में रही। ये इतना बड़ा इसका मतलब किरदार का हुस्न है, और बहुत सादगी, घर में बहुत सादगी। क्योंकि जब आप राइटर हैं तो आप हर चीज देखते हैं, तो इतना सब तजर्बे के बाद ये इतनी मासूमियत की तरफ कैसे लौट आती हैं कि ये बच्चों पे लिखने लगती है। दीदी ऐसा है कि दिल तो हमेशा बच्चा है, और मेरा तो नाम ही मिनी है, और मैं मिनी नाम को छोड़ ही नहीं पाती हूँ, तो मेरा तो दिल बच्चे का है।
तो मैं बच्चों की ओर ही रहती हूँ ज्यादातर। कहो कि कैसे मैं सियासत की ओर और गंभीर लेखन की ओर जाती हूँ, लेकिन सवाल है कि बच्चों के लिए तो लिखना, देखो उससे पहले मैं लिख रही थी, लेकिन नासिरा तुम बाल भवन और बाल भवन के लिए तुमने जितना काम किया है 3 साल में, उतना काम शायद ही किसी ने किया होगा। तुमने इतने जगह बाल भवन खुलवाए, इतने जगह तुमने बड़ा बड़ा काम किया, नहीं बोलती हो हम तो जानते हैं, लेकिन तो बाल भवन में जाने के बाद तुमको और लगा होगा कि बच्चों के लिए अधिक से अधिक लिखना चाहिए। और ये जो विभा ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहता है करे बच्चा के लिए वो लिखते हैं, लेकिन असल में तो बाल साहित्य लिखना ही चाहिए। मैंने इस बीच में और 1-2 काम किया है, जैसे मैंने महाभारत को मैथिली में बाल महाभारत एकदम छोटे बच्चों के लिए लिख दिया। राजगोपालाचारी ने लिखा था जो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब हमने उससे भी छोटे बच्चों के लिए उससे भी संक्षिप्त लिख दिया, पहले मैथिली में और फिर उसको हिंदी में। उसके बाद अभी मैंने गोरा, हमको बहुत वो उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा हमेशा हमको हॉन्ट करता है वो उपन्यास। गोरा को हमने छोटा कर दिया और वो थोड़ा किशोर उपयोगी, क्योंकि वो तो बहुत छोटे बच्चे उसको नहीं समझेंगे, किशोर उपयोगी कर दिया। तो बच्चों को जिसको हम जानते ही नहीं। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसीलिए बाल साहित्य मैं इसीलिए लिखती हूँ कि मुझे बच्चों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। बच्चों के लिए नाटक मैंने पहले लिखा और कहानी उपन्यास बाद में लिखा। तो नाटक मैंने खूब लिखा बच्चों के लिए, जितना रिकॉर्डेड भी नहीं है उतना नाटक मैंने बच्चों के लिए लिखा, छोटा छोटा स्किट, नुक्कड़ नाटक वगैरह लिखा। और उसके बाद कहानियां भी लिखी, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको अरे दुख तो जीवन में है ही है, लेकिन खुश रहने के लिए अगर कोई चाहिए तो सामने आमने बच्चे ही चाहिए। बच्चों से बात करके तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, उनके लिए कुछ करके मन खुश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं है, वो कहना ये चाहती हूँ कि मैं रख दो, मैं हमारे यहाँ दरभंगा में आखिरी मुगल वली अहद थे, उनका अभी भी तकिया है। आखिरी बहादुर शाह जफर के जब बेटों को काट दिया गया था, उसके बाद उनका पोता था गोरगन, उसको उन्होंने क्राउन प्रिंस बनाया। वो अरेस्ट हो गए और गोरगन को 3 महीना एक जगह रहने का फरमान जारी हुआ। अरेस्ट होने के बाद उनको रंगून भेजा जा रहा था। तो जिस समय रंगून जाने वाले थे तो जफर ने कहा कि हम थोड़ा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और तब हम जाएंगे। और उस समय गोरगन काशी नरेश के यहाँ थे, आने वाले थे जफर। तो इसीलिए महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, जो दरभंगा के महाराजा धीराज थे, पदवी उनको लगभग मिल चुकी थी धीराज की। धीराज को थोड़ा ज्यादा मैंने आर्मी ज्यादा रखने का ये सब का रहता है। तो काशी में आए और उनसे कहा जफर से कि आप क्या हमसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा हम कहना चाहते हैं कि आप गोरगन के सर पर हाथ रखिएगा, हम तो अब गए, अब थोड़े लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम रहेंगे ये मेरे साथ रहेंगे, और वो अपने साथ उसको ले गए। वहाँ गोरगन महोदय के लिए उन्होंने एक महल बनवाया उनके अनुकूल, उनका इबादत गाह बना, अभी है दरभंगा में वो सब कुछ, महाराज के इर्द गिर्द बनवाया। और उन्होंने गोरगन ने 2 किताबें भी लिखी हैं, बड़ा एनेक्डोट्स वगैरह की किताबें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे पास। उन्होंने लिखा था फारसी में, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हो गया। अब हमको लग रहा है कि हिंदी मैथिली में भी हो रहा है, कर रहा है कोई। तो गोरगन वही थे, हमेशा लक्ष्मीश्वर सिंह के साथ रहते थे और वहीं उनका निधन हुआ। उनको छोटे लाट बड़े लाट ने कहा महाराज साहब आप इनको हटाइए, 3 महीना हो गया, आपका अधिराज का पदवी छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा जो आप सब कुछ ले लीजिए,
मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह मैं रहूंगा उसी तरह ये रहेंगे हमारे साथ, आप ले लीजिए। इसलिए ले लीजिए कि इन्हीं के पुरखों ने हमारे पुरखों को ये राज दिया था। आज हम कैसे इनको छोड़ दें? हम इनको नहीं छोड़, ये साहस किसी और ने नहीं किया, महाराज दरभंगा ने किया और गोरगन उन्हीं के यहाँ रहे, उनका कब्र उब्र सब है दरभंगा। मगर हम मैथिल लोग इतने ज्यादा अपने आप में बंद हैं, जो हमने ये कहा भी नहीं किसी को, कहीं चर्चा भी ज्यादा नहीं की। उनकी किताबें हैं, तो हमारे परम मित्र थे जिनका नाम हर कोई जानता है, तुम भी जानती हो, हेतुकर झा, याद है ना, डॉक्टर हेतुकर, प्रोफेसर हेतुकर झा नामी सोशियोलॉजिस्ट थे। तो हेतुकर झा जी ने मुझसे बार बार कहा कि ये किताबें लीजिए, गोरगन का लिखा हुआ है, ये आप पेपर्स लीजिए, लक्ष्मेश्वर सिंह के विषय में है, ये लीजिए और आप गोरगन पर जरूर लिखिएगा उपन्यास। हमने कहा कि हमसे कैसे होगा, अब उम्र बढ़ रही है, और वो चले गए, गुजर गए बेचारे। तो रात दिन हाउंट करता है कि उस आखिरी मुगल जिसके विषय में सचमुच किसी को नहीं पता, वो वली अहद थे, वली अहद की उनको वो क्राउन प्रिंस थे। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ सब जानता है, लेकिन उसके विषय में लिखना चाहिए कि वो कैसे वहां रहे और किस तरह से उनका जीवन बीता। तो ये हम आज तुमको बता दे रहे हैं। और अब हम जानते हैं कभी इसके लिए तुम हमको रोज रोज पूछोगी, तुमने शुरू किया वली अहद लिखना शुरू किया। तो नासिरा, ये सारी गंभीर बातें भी हैं। अगर हम लोग चुहलबाजी करते हैं, चुहल का तो एक सबसे बड़ा जानते हो किस्सा, हम दोनों के पति का नाम रामचंद्र है। उसके पति भी रामचंद्र शर्मा थे। और लेकिन एक बात बताओ, हम लोग सीता नहीं या नहीं है, एक दूसरे से बदल जाते। सुनो, मैं आज उषा किरण शर्मा होती, वो नासिरा खान होती, और लोग समझते कि नासिरा खान जो है वो है मुसलमान। और तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग को वाइंड अप होने का टाइम आ गया क्या? क्योंकि निवेदिता की दोनों बहनों का नाटक है, उसको देखने जाना है। बातचीत तो हमारी और नासिरा की कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, आप दोनों की बातें इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी इंफॉर्मेटिव हैं। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, और ये दो बहनों की और दो गुलियों की बातें हैं। उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी। नहीं, म्यूट। लेकिन वो नहीं, आवाज आ रही है दीदी, उधर शायद आवाज दीदी की तरफ थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हुई है, उषा दीदी की तरफ। हाँ हाँ, दीदी की तरफ आवाज आई थी, कॉल आई थी, तो इसे आवाज करनी। अच्छा, हाँ दीदी को आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ विभा जी आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि दोनों दीदी कह रही है कि हाँ समय उनको कहीं जाना भी है, और लेकिन आप दोनों की बातें इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी इंफॉर्मेटिव है, केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं है, इतनी इंफॉर्मेटिव है कि ये बातें हमें कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये आप दोनों के बातों से और आप दोनों के दिल से जो आज निकली हैं, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रही हैं, आप इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं और देखेंगे, उन सभी को ये मिल रही है। और ये दोस्ती का ये अद्भुत नजारा, जिसमें नोक-झोंक तो है ही, लेकिन एक दूसरे के साथ के कमिटमेंट, मैंने नहीं किया तो तुम करो, तुमने नहीं किया तो मैं करती हूँ। और ये कहना कि नासिरा आपा का कि तुम खुसरो पर अभी तक तुमने नहीं लिखा है, ये लिखो, और दीदी का ये कहना कि हम जो आखिरी मुगल हैं उन पर हम मुझे लिखना है, उन पर भी लिखना है, और हेतुकर झा जी, आदरणीय हेतुकर झा जी ने उनको कहा। तो ये तमाम चीजें हमें नहीं पता था। हमारी दीदी के साथ इतनी बातें होती है, मुझे नहीं पता। हमें ये पता है कि आपने साड़ियों का जिक्र किया, और हमारे पास आपकी और आपकी उषा दी की दी हुई एक साड़ी है। आपकी दी हुई साड़ी नहीं, इसलिए देखिए मैंने साड़ी नहीं पहनी आज। और मैं ये देखती हूँ अपने माइथोलॉजी में कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के चर्चे उस समय से लेकर के आज तक है। जब भी सखा की चर्चा होती है, दोस्ती की चर्चा होती है, तो कृष्ण और सुदामा की चर्चा होती है। आज इस स्त्री उत्सव के अवसर पर और स्त्री इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं ये क्यों ना कहूँ कि अगर दोस्ती की बात की जा रही है, तो नासिरा और उषा किरण की दोस्ती की बात क्यों न की जाती है।
ये दोस्ती का एक पैमाना यहाँ पर ये क्यों नहीं गढ़ा जा रहा है, जहाँ दो अलग अलग हस्तियां, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, और दोनों के लिखने का अपना अपना दुकान है, अपना अपना एरिया है, और दोनों उतनी ही महारत सिद्धहस्तता से लिख रही हैं, महारत के साथ लिख रही हैं, और दोनों उतनी ही अच्छी दोस्त हैं। और दोस्ती की ये मिसाल हम कायम करें, साहित्य के क्षेत्र में भी, जिंदगी के क्षेत्र में भी, और आने वाली पीढ़ियों को भी ये हम उदाहरण के रूप में दें कि हाँ, हमारे ही सामने की, ये तो हम आज देख रहे हैं, हमारे ही सामने की दो हस्ती हैं, एक नासिरा शर्मा है, एक उषा किरण खान है, और ये इन दोनों की दोस्ती अपने आप में इतनी बेनजीर है और इतनी नायाब है कि हम सब इससे सीख सकते हैं। वैसे ही जैसे अगर हम कृष्ण सुदामा से सीख सकते हैं, तो आज हम नासिरा को उषा किरण से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही चाहती हूँ। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम लोगों के जब हम लोग छोटे थे, तो जब घर के बड़े होते थे, तो हम लोग कुछ अच्छा काम करते थे तो घर के बड़े ऐसे करते थे, बलाएं उतार के। तो मुझे आज नासिरा आपा और उषा दीदी के लिए बिल्कुल ऐसे करने का मन कर रहा है, और एक लाइन बोलने का मन कर रहा है, खुदा दिल जलों की नजर से बचाए। और एक जो मुझे बहुत ही खास बात लगी है कि दो औरतें दोस्त नहीं होती, दो साहित्यकार दोस्त नहीं होते, ये सारे मिथ तोड़ते हुए दो सच्चाइयां हमारे आगे बैठी हुई हैं, एक दूसरे की प्रशंसा की है, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर रही हैं, एक दूसरे की खूबियां गिना रही हैं। ये इतनी बड़ी बात है, हम जितना सीखें इससे कम है। और दीदी की तरफ से आवाज डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं नासिरा आपा को और उषा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरे ख्याल से उधर को एक कॉल आ गया था, कॉल के बाद ही उनका डिस्कनेक्ट हुआ है कनेक्शन ब्लूटूथ का। तो मैं एक बार फिर बोलूंगी कि नासिरा आपा और उषा किरण दीदी, आप दोनों की जो आपस में इक्वेशन है, वो इतनी खूबसूरत रिश्ते की बानगी है कि हम लोगों को सीखना चाहिए आज कैसे एक दूसरे की प्रशंसा करना, एक दूसरे की बातें अच्छी बातों को सामने लाना, जहां हम अपनी ही प्रशंसा में डूबे रहते हैं, जिस समाज में, जिस बात में। और आपने जैसा कि नासिरा आपा ने पहले कहा कि इस दोस्ती की कभी बहुत चर्चा नहीं की गई, बहुत प्रचार नहीं किया गया, दिखावा नहीं किया गया, तब भी बरसों बरस से ये संजीवनी की तरह चल रही है, और अल्लाह करे चलती रहे, और हम सबको भी इसका कुछ असर मिल जाए, हम सब भी रिश्ते बनाना और निभाना सीख जाएं। अच्छा लिखना एक अलग सी बात है, मगर एक अच्छा दोस्त बनना, अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। तो मैं बहुत, और विभा दी को बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, मैं भी धन्यवाद दूंगी कि आपकी अनोखी सोच कि दो सखियों की बात जो अपने आप में शख्सियत है, लेकिन आपस में दोस्त होकर कितनी मासूम है, बच्चों जैसी हैं, बच्चों के लिए लिखती हैं, और दोनों ही अपने अपने तरह से नायाब शख्सियत हैं। और मैं अभी तो कोई थिएटर की ओर से बस यही कह सकती हूँ। दीदी आप, विभा दी आप कुछ कहना चाहें तो? मैं तो नजर बस उतार रही हूँ, नजर ना लगे बस। बिल्कुल, जो तुमने कहा है कि नजर न लगे और हर बला से खुदा महफूज रखे, हर बला से, तो ये ऐसी ही ये ऐसी दोस्ती, ये ऐसा प्रेम, और ये ऐसा संभाव, और साहित्यकारों के बीच का संभाव, दो महिलाओं के बीच का संभाव, और ये प्रेम और ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, और ये हम लोगों के सामने एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह आज जो हमने यहाँ पर वो किया है। नासिरा आपा ने पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला, तो बच्चों को ऐसे ही कुछ ताका झांकी करते हुए पता चलता है। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ विभा जी, कि उषा तो जल्दी चली गई, नहीं तो मैं उनसे पूछती कि तुमको मेरी क्या बात बुरी लगती है। ऐसा तो नहीं है, सहेलियां जब बहुत करीब होती तो बात भी बुरी लगती। तो मैं जाते जाते बताना चाहती हूँ, उषा की एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, वो है जब उसको कोई भड़काता है तो वो मेरे खिलाफ भड़कती नहीं है। वो भड़कती होंगी, लेकिन मुझे लगता है बुराई हर दोस्त में होनी चाहिए। कहती होंगी कि पर मुझे लगता है उसके बाद वो कहती होंगी वही नहीं होती, हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मुझे लगता है
जी, मुझे लगता है नासिरा आपा और विभा जी की ये बुराई हर दोस्त के अंदर होनी चाहिए कि जब आपको दोस्त के खिलाफ कोई भड़काए तो आपको नहीं भड़कना चाहिए। दोस्त पे इतना विश्वास होना ज़रूरी है और ये सीखने वाली हमारे लिए बात है, बेशक। ये बुराई हर मैं दोस्त एक के चीज और अंदर आपस होनी ज़रूरी है। एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि दोनों में कई बार होता है कि जो दोस्ती होती है उस दोस्ती में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द प्रेम से और निकलता है कि जैसे जैसे मैं प्रतिमा को कहती है हट शैतान, या बहुत पिटाई करूंगी, या इस तरह की चीजें जो होती है ना, जो जिसमें जिसमें कहीं सिर्फ उससे प्रेम होता है। या जैसे बिहार में मैथिली में बड़े प्रेम से कहा जाता है छौड़ी, मतलब लड़की के लिए छौड़ी कहा जाता है। क्या उषा दी ने आपको कभी छौड़ी कहा? धुत छौड़ी? नहीं नहीं, इस तरह नहीं, का ओके। बेतकल्लुफ एक्सप्रेशंस हम लोगों के बीच में नहीं रहे कि मैं जी हम लोगों की दोस्ती उस स्तर पे हो। एक अलग स्तर पे दोस्ती रही और काफी उसमें गंभीरता भी रही है, क्योंकि जो इशू हम लोग लेते थे वो चाहे पर्सनल हो और चाहे किसी और चीज के हो, वो काफी जिसे कहते हैं। और उषा के साथ बौद्धिक बहुत चीजें खुली हैं, तो उस तरह के जो गुइयापा दूसरे मानों में होता है ना, वो नहीं हुआ। एक अलग तरह का गुइयापा रहा है, एक अलग तरह एक का शब्द गुइयापा में रहा है। जी एक शब्द में अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए उषा किरण खान क्या है, तो क्या कहेंगे उषा किरण खान क्या है? आपके लिए? बहुत कुछ तो कह गई, तुम निचोड़ कहलवाना चाहती हो तो मैं यही कहूंगी कि वो एक बहुत बहुत कॉमन सा जुमला निकल जाएगा इस तरह से कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। तो ये शायद मैं कह नहीं पाऊंगी कोई एक जुमला, वो बहुत हल्का हो ठीक है। जाएगा कुल मिला के उसमें। और दूसरे एक बात बताएं, जो बचपन की दोस्ती होती है ना, उसमें स्लैंग्स और कुछ और चीजें होती हैं। हम लोग की थोड़ी सी एक पक्की उम्र में जो दोस्ती हुई है ना, तो उसमें इस तरह के जुमले जो हैं वो हम एक दूसरे को नहीं कह सकते थे। हाँ, समझ गई मैं। और बिल्कुल सही लेकिन बात, बिल्कुल सही कहते बात। कहते आपके चेहरे पर जो एक अपनी दोस्त और अपनी गुइया और अपनी सखी के लिए जो एक चेहरे पे जो एक मुस्कान और जो एक नमक आया, वो मैंने यहाँ पढ़ लिया जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आपने कहा, और जो हम देख रहे हैं आपके चेहरे के भावों से, आप दोनों के चेहरे के भावों से, वो बहुत कुछ अनकहा है लेकिन वो बहुत कुछ कह रहा है। और ये कह रहा है कि ये हम दोनों, ये आप दोनों, आप और उषा दी दोनों ने मिल करके जो एक शिराजा गढ़ा है, वो उस शिराजे और उस मेहराब की छांव तले हम सब हैं। और आगे भी आप सबकी, आपकी उस मेहराब की छांव हम सबको मिलती रहे, और आपकी ये दोस्ती बिल्कुल बिल्कुल मिलना आबाद चाहिए, रहे। देखिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, जी ऐसे ही दोस्तियां होनी चाहिए। जी। और आप यहाँ आई जी और हमारे अनुरोध पर आप यहाँ आई अवितोको रूम थिएटर के इस प्लेटफॉर्म पर, और आज इस स्त्री उत्सव को हम मना रहे हैं। और इस स्त्री उत्सव को मनाते हुए हम दो ऐसी अजीम शख्सियत से रूबरू हुए, और जो जिन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, जिन्होंने अपनी चीजों के बारे में नहीं बताया, अपनी गुइया के बारे में, अपनी सखी के बारे ये में बहुत बताया, सुंदर बात और थी। उनकी उनकी शख्सियत की परतें दर परतें, और उसको उन परतों को उधेड़ा उधेड़ा ही मैं कहूंगी, और उनके बीच से हमें लिखा कि वो एक एक स्टिच के भीतर से कितनी कितनी कितने फूल हैं, कितनी कलियां हैं, और कितने उन सब के बीच से वो खुशबू आ रही है। तो नाज़रा आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उषा दी हमारे साथ रहीं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर से हम चाहेंगे कि आगे भी हमें आपका आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहे, और आगे भी हम आपसे बातचीत और करते दीदी रहें। मैंने और बस एक अपने चीज आज स्त्रीपन सीखी के है, लिए मैं बोलना बहनों चाहती का हूँ। भी शुक्रिया कि हमारी दोस्ती ऐसे ही तह जी बाम कर दी, सबको बता दी।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से कहना चाहती हूँ, उषा दी यहाँ इस समय नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई है, नासिरा आपा हैं। मैंने आज जो सीखा, एक दूसरे की कैसे इज्जत करनी चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, और एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तारीफ के लिए कितनी अरबी अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जब आप दोस्त होते हैं। मैंने आज ये बहुत दिल से सीखा है और उम्मीद करती हूँ कि ये सीख जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपा, और उषा दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विभा दी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना इज्जत के ठहरती ही नहीं है। जहाँ इज्जत होगी ना, मोहब्बत वहीं जी बिल्कुल, मतलब वहाँ कायम हो जाती है। बस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी जी बिल्कुल, और इज्जत सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी देना, जो आज सीखा हमने, जो आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, उनको हम खुद ब खुद, कहते हैं इज्जत मांगने से नहीं मिलती। आप दोनों की शख्सियत हम खुद सलाम करते हैं झुक के, और अल्लाह आपकी कलम को ऐसे ही जोर दे और हम आपसे सीखते रहें, बस हमारी यही आज ऊपर वाले से दुआ है। वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयां मैम आपको, क्योंकि आप तो हर दिन वो दिन मनाती हैं और आपसे हम भी सीखते हैं। विभा दी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को हम लोग विराम दे रहे हैं, और 8 बजे अपने आज के तीसरे सेशन में हम फिर मिलेंगे अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से। नमस्ते, प्रणाम।